देखिए भाई, सिंप्लेक्स मेथड, यही टॉपिक था, सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में कल हमने बताया था, सबसे पहले आप इसे सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉब्लम हमेशा मैक्सिमम में होगी। जो रिक्वायरमेंट वेक्टर है उसके सभी कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे, अगर कोई भी कंपोनेंट नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। और तीसरा था असमीकाओं को समीकरण में, यानी इनइक्वालिटी जो भी गिवन है उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं सरप्लस वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल की सहायता से। ठीक है भाई, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि प्रारंभिक आधारी मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर प्रारंभिक आधारी मैट्रिक्स या इनिशियल बेसिक मैट्रिक्स अगर आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का क्या किया जाता है, समावेश किया जाता है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़े जाते हैं। अगर हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होती है, प्रारंभिक आधारी मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होती है, तो कौन से वेरिएबल जोड़े जाते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़े जाते हैं। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये सबसे पहले कल हम आपको बता चुके थे, थोड़ी सी चर्चा को फिर से पुनः आगे बढ़ाते हैं। ये विधि जो है किसके द्वारा दी गई, जॉर्ज डेंटिजिंग के द्वारा दी गई। एक माइंड में फिक्स कर लो, कहीं आप वहाँ सिंप्लेक्स भी नाम आएगा और जॉर्ज डेंटिजिंग भी नाम आएगा तो बच्चे जल्दबाजी में क्या लगा देगा, सिंप्लेक्स लगा देगा। भाई सिंप्लेक्स विधि दी गई थी किसके द्वारा, जॉर्ज डेंटिजिंग। इधर से सिंप्लेक्स दे देंगे एक नाम, दो नाम और दे देंगे तो सिंप्लेक्स बच्चा जल्दीबाजी में लगा देगा, जबकि किसके द्वारा, जॉर्ज डेंटिजिंग के द्वारा 1947 में दी गई थी। सबसे पहले समस्या को कौन से रूप में, सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंप्लेक्स मानक रूप में क्या करते हो, परिवर्तित करते हो। और प्रारंभिक आधारी हल प्राप्त करते हैं, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। यदि प्रारंभिक आधारी मैट्रिक्स अगर प्राप्त नहीं होती है तो कौन से वेरिएबल, कृत्रिम चर, आर्टिफिशियल वेरिएबल का समावेश किया जाता है। और कृत्रिम चर के संगत जो भी आपका उद्देश्य फलन होगा उसमें किससे गुणा किया जाता है, -m से गुणा करके चर को क्या करते हैं, लिखते हैं, जहाँ m बहुत बड़ी धनात्मक संख्या होती है। यहाँ तक कल मैं करा चुका था और इस पर मैंने एग्जाम्पल भी करा दिए थे कि इसमें कितने कृत्रिम चर जोड़े जाएंगे और कितने कृत्रिम चर नहीं जोड़े जाएंगे। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए थे। ठीक है भाई, इसके बाद अब देखो, एक तो मैं अपने हाथ से ही बना देता हूँ फिर, है ना। अब देखो प्रारंभिक आधारी मैट्रिक्स कैसे बनती है, या प्रथम सिंप्लेक्स सारणी। कितने पॉइंट हो गए थे, 2 हो गए थे, कितने लिखा दिए थे, 2। अब सिंप्लेक्स विधि चल रही है अभी, है ना, 1 2, तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरे पॉइंट में बनाएंगे प्रथम सिंप्लेक्स सारणी। अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो करते नहीं है, लेकिन उसका भी शॉर्ट तरीका बताएंगे करने का, लेकिन हमें सिंप्लेक्स टेबल आनी चाहिए। प्रथम सिंप्लेक्स सारणी, देखिए भाई, सी बी वी एक्स बी सी बी बी एक्स बी वी सी जे वी, और ऊपर आता है आपका सी जे। ठीक है भाई, देखो सबसे बड़ी बात तो, सबसे पहले तो मैट्रिक्स को भरना ही आना चाहिए आपको। ठीक है, इस टेबल को भरना ही आना चाहिए। सी जे यानी कि कॉस्ट। ठीक है भाई, आप लिखते हो मैक्सिमम जेड या मिनिमम जेड, याद आता है ना। अब मैक्सिमम जेड बराबर कितना होता है, सी एक्स। सी जो होती है यहाँ कॉस्ट होती है, कॉस्ट मैट्रिक्स, कॉस्ट मैट्रिक्स।
यानी कि, और कॉस्ट मैट्रिक्स में भी पंक्ति सदिश होता है, पंक्ति में ही तो आता है, रो में, ठीक है। अब यानी कि सी जैसे कि हमारे पास होता है कितना, इसमें कंपोनेंट आते हैं C1 C2 डॉट 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 n कंपोनेंट है। अब देखो n कंपोनेंट है तो यहाँ Cj जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन Zj के करस्पॉन्ड कॉस्ट होंगी। क्या ये कॉस्ट, क्या होंगी कॉस्ट, कॉस्ट होंगी किसके करस्पॉन्ड, Zj के करस्पॉन्ड कॉस्ट होंगी। जैसे कि Z1 के संगत C1, Z2 के संगत C2 और Zn के संगत Cn, इनके करस्पॉन्ड क्या होती हैं, वो लोग कॉस्ट होती हैं। तो यहाँ पर तो क्या भरी जाएगी कॉस्ट, जैसे कि C1 कॉस्ट है, फिर C2 कॉस्ट है, और यहाँ पर Cj कॉस्ट है, और फिर डॉट 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 यहाँ पर कौन सी कॉस्ट है, Cn, कौन सी कॉस्ट है बोलो, Cn। तो यहाँ पर क्या भरी जाती है, सबसे पहले तो कॉस्ट। जब सिंप्लेक्स विधि से किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर तो आती है आपकी क्या बोलो, कॉस्ट। कॉस्ट आने के बाद यहाँ से अगर हम बात करें, अब हमने कितने कॉलम लिए, n, तो यहाँ से आएगा हमारे पास y1 पहला कॉलम, दूसरा, और ये j कॉलम, और ये आएगा आपके पास n कॉलम, ठीक है भाई। इसके बाद क्या करते हैं, cb, c मीन्स कॉस्ट, c का मतलब तो क्या है, कॉस्ट ही है, लेकिन b मीन्स बेसिक, यानी कि आधारी हल के संगत कॉस्ट है, या आधारी चर के संगत कॉस्ट है, तो यानी कि बेसिक कॉस्ट हो जाती है। कौन सी कॉस्ट हो जाती है, बेसिक कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट होगी आपकी कैसी कॉस्ट हो जाएगी, बेसिक कॉस्ट। ये क्या है आपके पास, कॉस्ट है, ये तो टोटल कॉस्ट है। अब ये टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट है, लेकिन इन कंपोनेंटों में जैसे कि तीन इक्वेशन होती तो आधारी मैट्रिक्स या इनिशियल मैट्रिक्स 3/3 की मिलती, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो उनके संगत कॉस्ट लिखते हम, तीन ही कॉस्ट आती। कितनी कॉस्ट आती, तीन। लेकिन जैसे n कॉस्ट है टोटल, और n में से कितनी कॉस्ट आ रही है, तीन ही आ रही है, तो ये बेसिक के संगत कॉस्ट होती है। ये बेसिक वेरिएबल होते हैं, ये क्या होते हैं बोलो, बेसिक वेरिएबल, आधारी चर क्या होते हैं बोलो, बेसिक वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट वेक्टर आते हैं, जैसे पहला स्तंभ में तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर होता है बोलो, रिक्वायरमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर होता है, रिक्वायरमेंट वेक्टर, यानी कि आवश्यकता सदिश। ये जो होगा वो कैसा वेक्टर होगा बोलो, आवश्यकता सदिश होगा, रिक्वायरमेंट वेक्टर होगा, यानी आवश्यकता सदिश। बड़ी टेबल बना सकते हो, बड़ी बना लेना, इसी में लिख लेना। ये जो होते हैं यहाँ पे आएंगे आवश्यकता सदिश, वैसे उसमें बनी हुई है ना आवश्यकता सदिश, यानी कि रिक्वायरमेंट वेक्टर। रिक्वायरमेंट वेक्टर, हाँ जी। अब देखो इसके बाद यहाँ पर आती है गुणांक मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए। यहाँ पर कौन सी आएगी बोलो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स आती है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स या फिर गुणांक मैट्रिक्स। यहाँ पर आती है आपकी गुणांक मैट्रिक्स ए। कौन सी आती है, ए। आपको पता होता है जब किसी समस्या को लिखा जाता है मैक्सिमम z बराबर cx और सब्जेक्ट टू द कंडीशन कैसे लिखा जाती है बोलो, ax बराबर हो सकता है, लेस देन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है v। तो देखो v बराबर में जो है v को तो यहाँ लिखा जाएगा, और जो a होता है a को यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऊपर लिखी जाएगी, ये वाली जो आएगी, और जो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन निकल रहा है उसके संगत कॉस्ट यहाँ आएगी, और बेसिक वेरिएबल आपके यहाँ थे, और रिक्वायरमेंट वेक्टर के एलिमेंट यहाँ थे। अब चूंकि समस्या मैक्सिमम में होती है तो यहाँ से हमें निकालना पड़ता है जेड जे माइनस सी जे। क्या निकालना पड़ता है, जेड जे माइनस सी जे, ठीक है भाई। यदि जेड जे माइनस सी जे की सभी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती हैं, यदि जेड जे माइनस सी जे की सभी वैल्यू क्या आ जाती हैं, पॉजिटिव, 0 या 0 से बड़ी, तो उस केस के अंदर आपका ये जो हल होगा वो इष्टतम होगा।
यानी ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन होगा, यानी कि यही मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर जेड जे माइनस सी जे का एक भी मान नेगेटिव आ जाता है, क्या जाता है, एक भी मान नेगेटिव आ जाता है, या जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा उसके संगत हम प्रवेशी सदिश निकालते हैं। कौन सा सदिश, प्रवेशी, या फिर एंट्रिंग वेक्टर। कौन सा वेक्टर, एंट्रिंग। अब जैसे कि मान के चलिए ये क्लासरूम है, और इस क्लासरूम के अंदर या फिर किसी रूम के अंदर 3 कुर्सियां हैं, ठीक है। अब 3 कुर्सियां हैं, एक बाह्य व्यक्ति क्लासरूम के अंदर आ जाता है, आ गया, तो किसका स्थान लेगा वो, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा। सबसे ताकतवर व्यक्ति को हटा सकता है क्या, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा उस व्यक्ति को हटा देगा, और हटाने के बाद उसका स्थान वह ले लेगा। कौन ले लेगा, जो बाह्य व्यक्ति आया। तो एक व्यक्ति इसमें ऑलरेडी क्या कर गया, प्रवेश कर गया। क्या कर गया, प्रवेश। और प्रवेश तो कर गया एक व्यक्ति। अब एक व्यक्ति प्रवेश कर जाता है तो एक निकलेगा, एक प्रवेशी सदिश हो जाएगा, तो एक आपका हो जाता है अपगामी सदिश। तो एक को प्रवेश कराओ और एक को निकालेंगे हम अपगामी। तो सबसे पहले तो टेबल बना लो आप। जेड जे होता है सी बी इंटू ये जो ये एक्स बी आई, ये जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे उनका मल्टीप्लाई होगा। अभी लिखा रहा हूँ, लिख लो। मैट्रिक्स बना लो तीसरा पॉइंट डाल के। जैसे कि पहला बेसिक आया है आपका CV1, अगला आया है CV2, ऐसे ही M बेसिक वेरिएबल आए हैं इसमें, CBM। ज़्यादा बड़ी विधि नहीं लिखा रखी है, मैंने छोटी लिखा रखी है। ज़्यादा बड़ी विधि नहीं कर रखी है, शॉर्ट में लिखा रखी है। हाँ आते हैं ना, वो क्या है कि आना सब कुछ चाहिए। एग्जामिनर ये थोड़ी ना है कि एग्जामिनर को भी पता होता है कि पूरा सॉल्यूशन कैसे करवाऊँ। तो क्या टेबल बना के दे देता है एग्जामिनर। हाँ, और जो छोड़ के जाओगे वही आएगा पेपर में। अब LPP के 5 तैयार करके जा रहा हूँ, एक छोड़ के जा रहा हूँ सिम्प्लेक्स, और सिम्प्लेक्स ही आ गया। जब ही तो ना आया एग्जाम है भाई, वही एग्जाम में आएगा। तो इस वजह से ऐसी कोई कंडीशन ही डेवलप मत करो कि जो कुछ ऐसी चीज़ ही ना हो जो आपसे ना आए, सभी आनी चाहिए। क्या आता है कि भाई देखो, सब कुछ अगर आपसे आता है ना, तो हो सकता सब कुछ आने के बावजूद भी आपसे 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं हो पाएंगे। ये तो कंफर्म होता है। जैसे 130 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं हो पाएंगे। बच्चे 110 में से 20 आते आते गलत हो जाएंगे। कितने बचे, 90। तो 90 को आंकलन मान के चलो। जब अब उनके कुछ बोनस मिल जाते हैं, तो मतलब 80 का एवरेज, 80-85 का एवरेज मान के चलो। ये कब होता है, जब आपसे सब कुछ आता है तब होता है भाई। पहले अलग था, पहले 40% नहीं था, तो जीके में पार लग जाए या मैथ में कुछ कम रह जाता था, कट ऑफ का उसी प्रकार। लेकिन अब कितना, 40% है। नहीं हुआ ना। जो पास हो गया वो तो लग गया, लिख लिया ना।
अब देखो सेकंड ग्रेड में भी यही सिचुएशन रहेगी कहीं हद तक। लिख लिया ना। हाँ जी लिख लिया। लिख लें, बढ़े आगे। 2 पॉइंट हो गए। या जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं। 14 पॉइंट। यदि जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तब हल आपका जो होगा वो कैसा होगा? इष्टतम। इष्टतम यानी कि ऑप्टिमाइज। कैसा होगा बोलो? हल आपका ऑप्टिमाइज होगा। यदि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तब आपका हल कैसा होगा? ऑप्टिमाइज होगा। ठीक है। अब चूंकि यहीं से हम एक नोट डाल लेते हैं इसी में, और ये एसीएफ में आया हुआ क्वेश्चन और लास्ट फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। एसीएफ 2021 वाला 2018 की जो भर्ती थी, जो 2021 में हुई थी, और यहाँ से आपका अभी जो 2022 में फर्स्ट ग्रेड हुआ है उसमें। ठीक है। तो एसीएफ में 2021 और फर्स्ट ग्रेड 2022। अब आप एक चीज़ देख सकते हो, जैसे कल मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो पहला स्टेटमेंट आ गया था सिंप्लेक्स का। ठीक है। और एक व्यापक और क्रमिक विधि किसके द्वारा दी गई? सिंप्लेक्स सेकंड ग्रेड में आ चुका है। एक कृत्रिम चर का आ गया सेकंड ग्रेड में, 2 हो गए। अभी तो विधि चल रही है। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आ गया है 2 बार एसीएफ के पेपर में, और यहाँ से फर्स्ट ग्रेड 2022 में। तो क्वेश्चन क्या था? अब ये जो जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 चेक करते हो, वो किसके लिए चेक करते हो? मैक्सिमम के लिए। किसके लिए? मैक्सिमम के। अगर समस्या किस में दे रखी है? मिनिमम में, और मिनिमम में ही सॉल्व करना चाहते हो। अगर मैक्सिमम में सॉल्व कर रहे हो जब, तो जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। यदि समस्या मिनिमम में और मिनिमम में ही सॉल्व करना चाहते हो, मैक्सिमम में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए जेड जे माइनस सी जे क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल 0। ठीक है भाई। यदि समस्या मिनिमम में है, किस में दे रखी होती? जो प्रॉब्लम है वो किस में है? मिनिमम में है। तब जेड जे माइनस सी जे क्या होगा? लेस देन इक्वल 0 होता है। किसके लिए होता है? इष्टतम हल के लिए। किसके लिए? इष्टतम हल के लिए। अभी तक केवल थ्योरी से कितने क्वेश्चन बन गए? 3। एक वाला कृत्रिम चर वाला कल करा दिया था। एक जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल 0 हो गया यदि हमारी समस्या किस में दे रखी है? मिनिमम में दे रखी है। 2। और एक हमारे पास सिंप्लेक्स का पहला ही स्टेटमेंट कि 2 या 2 से अधिक चरों के लिए व्यापक और क्रमिक विधि कौन सी है? सिंप्लेक्स। कौन सी है? सिंप्लेक्स विधि। ठीक है भाई। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें जेड जे का मान, जेड जे जो होता है वो होता है CVI, यानी कि क्या है? कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है? बेसिक की कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है? बेसिक की कॉस्ट है। और इसका जो मल्टीप्लाई हो जाता है वो हो जाता है YIJ से, उसके करस्पॉन्ड कॉलम के एलिमेंटों से। IV पंक्ति और जेवा कॉलम, IV पंक्ति और जेवा कॉलम। और इन सब का हम क्या कर देते हैं? समेशन। क्या कर देते हो? समेशन। इन सब का जोड़ कर देते हैं। ये हमारे पास आता है जेड जे के बराबर। देखो मैं बता देता हूँ आपको क्या आता है जेड जे के बराबर। देखो ये हमारे पास कॉस्ट बेसिस चल रही हैं, CV1, CV2 और CVM। ठीक है। ये हमारे पास पहला कॉलम है। तो देखिए ये क्या आएगा हमारे पास, जैसे कि इसको लिखेंगे पहली पंक्ति। क्या आता है बोलो? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति मैथ सी हो, पहली पंक्ति पहला कॉलम। ठीक है। ये क्या आएगी बोलो? नेक्स्ट क्या आएगा? दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। ठीक है। फिर ये क्या आएगा? MB पंक्ति, जैसे M है ना, MB पंक्ति और पहला कॉलम। ठीक है भाई।
m रो और फर्स्ट कॉलम, ये आ गया। अब देखो यहाँ से हमारे पास ZJ का मान कैसे निकलता है, ZJ का मान निकलेगा कैसे। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इस कॉस्ट का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और लास्ट वाली कॉस्ट का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। कर दिया, यानी कि हमने क्या किया, CBI कह सकते हो या CBJ कह सकते हो, आई यानी कि पंक्तियां चल रही हैं, तो CBI का मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने, Y। आई बदल रहा है, क्या बदल रहा है, देखो क्या बदल रहा है, 1 2 M, क्या फिक्स चल रहा है, कॉलम, क्या फिक्स चल रहा है, कॉलम, तो आई बदल रहा है, तो हमने क्या किया, YIJ। अब ये समेशन जो लगेगा वो किस पर लगेगा, आई पर, किस पर लगेगा, आई पर। आई की वैल्यू कहां से कहां तक है बोलो, 1 से लगाकर M तक, 1 से लगाकर कहां तक है, M तक। तो हमने क्या किया, ZJ का जो मान होता है CBI, वो वाली CBI नहीं है, कॉस्ट वाली CBI है, कॉस्ट बेसिस के करस्पॉन्ड कॉस्ट, और इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे, इस कॉलम से कर देंगे। कॉलम से करने के बाद अब ये आ जाता है हमारे पास ZJ, और इस ZJ में से पूरा ही ZJ आएगा, इसमें से क्या घटाया जाता है, CJ, ऊपर है CJ आपका, तो ये वाली कॉस्ट ऊपर वाली घटा दी जाती है और यहाँ मान चेक किया जाता है किसका, ZJ माइनस CJ का। यदि ZJ माइनस CJ कैसा हो जाता है आपका, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाता है, तो इस केस में आपका हल होगा इष्टतम यानी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। यदि ZJ माइनस CJ का मान ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं होता है तो इस केस में आपका हल जो है वो इष्टतम नहीं होगा। तो देखिए इसमें लिख सकते हो उसी में, यहाँ ZJ बराबर लिख लिया वो पॉइंट। समीशन कहां से चला है बोलो, I से, I बराबर 1 से M, ठीक है, लिख लिए। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बोलो बोलो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब मैं देखो समस्या हम जो सिंप्लेक्स विधि से कर रहे हैं मैक्सिमम में ही कर रहे हैं, और मैक्सिमम में कर रहे हैं तो क्या रहा है, अगर समस्या मिनिमम में है और हम उसे मिनिमम में ही सॉल्व करना चाहते हैं, मैक्सिमम में परिवर्तित नहीं कर रहे, मिनिमम में और मिनिमम में ही सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए ZJ माइनस CJ क्या लेना पड़ेगा, लेस देन इक्वल 0। लेकिन समस्या को मिनिमम से मैक्सिमम में परिवर्तित कर रहे हो तो फिर उसके लिए भी क्या आएगा, ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0। मैक्सिमम में करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल 0 और मिनिमम में सॉल्व कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल 0, अगर सिंप्लेक्स से कर रहे हो तो। अगर इसको अगर हम मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लेते हैं माइनस से गुणा करके, तो भी फिर ZJ माइनस CJ क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है भाई, ये अभी हमारे पूछा गया लास्ट 2022 में फर्स्ट ग्रेड में, ACF 2021 में, दोनों में रिपीटिशन क्वेश्चन था, दिया है देखो, मैंने तो कराया उस पर यूट्यूब पे, मुझे तो याद है, मैंने तो ACF का पेपर भी खोल के दिखाया था, उसकी आंसर की भी बताई थी बच्चों को। ये वाला नहीं है, वो दूसरा है, वो दूसरा है, वो दूसरा क्वेश्चन है ACF का, है ना। ये वो नहीं है, वो अलग है, वो ऐसे ही लिखाया है। हाँ जी, 5वां पॉइंट, यदि समस्या मैक्सिमम में, किसमें है बोलो, समस्या किसमें है बोलो, मैक्सिमम में है, समस्या किसमें है, मैक्सिमम में है, तथा ZJ माइनस CJ तथा कम से कम एक J के लिए, कितने J के लिए, कम से कम एक J के लिए कि ZJ माइनस CJ कैसा है बोलो, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है, तब हल इष्टतम नहीं होगा, तब हल कैसा नहीं होगा, इष्टतम नहीं होगा।
यदि कम से कम एक जे के लिए जेड जे माइनस सी जे कैसा आ जाता है, लेस देन 0। अगर एक भी नेगेटिव आ जाता है तो इस केस के अंदर हमारा जो हल है वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, या फिर हल जो है वो हमारा इष्टतम नहीं होगा, या फिर ऑप्टिमाइज नहीं होगा। अब हल आपका इष्टतम नहीं है, जब हल आपका इष्टतम नहीं है तो इस केस में क्या करें बोलो? तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा जे के लिए नेगेटिव है उसके लिए प्रवेशी सदिश यानी एंटरिंग वेक्टर ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई, जे के लिए जेड जे माइनस सी जे लेस देन 0। अब नेगेटिव में भी सबसे ज्यादा नेगेटिव, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा नेगेटिव। ये वाली समस्या मिनिमम होगी तो ये इष्टतम हो जाएगा। कौन सा? सुनो, हम सिंप्लेक्स विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मैक्सिमम में। अगर कोई समस्या मिनिमम में दे रखी है और आप उसे मैक्सिमम में परिवर्तित नहीं करना चाहते और उसे किससे में सॉल्व करना चाहते हो, मिनिमम में ही करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए जेड जे माइनस सी जे सभी नेगेटिव आने चाहिए। अगर एक भी पॉजिटिव आ गया तो फिर वो इष्टतम नहीं होगा। लेकिन मिनिमम से मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लिया आपने, किस में कन्वर्ट कर ली? मैक्सिमम में, तो फिर उसके लिए फिर नेगेटिव वाला केस यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यदि जे के लिए जेड जे माइनस सी जे कैसा आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है, और सबसे ज्यादा नेगेटिव आ जाता है, तब उसी कॉलम के संगत, उसी जे के संगत, अजी उसी जे के संगत अल्फा जे कैसा सदिश होगा? प्रवेशी। प्रवेशी को बोलते हो एंटरिंग वेक्टर। कैसा वेक्टर होगा बोलो? एंटरिंग। कैसा वेक्टर होगा? एंटरिंग वेक्टर है। कोई समस्या? अभी मैंने बताया कि एक वेक्टर क्लासरूम के अंदर आ तो गया, लेकिन अब चूंकि 3 कुर्सियां और 3 कुर्सियों पर पहले से 3 व्यक्ति बैठे हुए, एक चौथा बाह्य व्यक्ति आ जाता है, उसको पता है कि यहाँ एक कमजोरी है, तो चौथा व्यक्ति आ जाता है, क्योंकि इष्टतम हल है नहीं। एक तो फिक्स कुर्सियां होती कि भाई ये इनकी फिक्स है, हटा ही नहीं सकता कोई। अब यहाँ तो एमएलए की भी, प्रधानमंत्री की भी कुर्सी फिक्स ना रहे, तो उसको लगता है कि यहाँ हमारी कमजोरियाँ है, तो चौथा व्यक्ति आ जाता है, उससे दमदार व्यक्ति आ जाता है, तो किसको हटाएगा? तीनों कुर्सियों में से उसको हटा पाएगा जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा। क्या होगा? कमज़ोर। तो अब हम क्या करेंगे? अपगामी सदस्य। अजय, किसके लिए? अपगामी सदस्य, डिपार्टिंग वेक्टर, छोड़ने वाला। ठीक है, डिपार्टिंग वेक्टर। डिपार्टिंग वेक्टर के लिए थीटा बराबर निकालते हो आप क्या? मिनिमम। क्या निकालते हो? मिनिमम एक्स वी आई अपॉन वाई आई जे। एक्स वी आई अपॉन वाई आई जे, या कैपिटल लिख लो चाहे स्मॉल लिख लो, कैसे भी लिख लो इसको। वाई आई जे को, वाई आई जे कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। जो बेसिक वेरिएबल की वैल्यू है उसमें उस कॉलम के एलिमेंटों का डिवाइड करेंगे। ये जो वाई आई जे लिखा था ना पीछे, ये वाला वाई आई जे कहाँ गया? वाई आई जे, ये वाई आई जे लिखा था ना। वाई आई जे क्या था? कॉलम के एलिमेंट थे। यहाँ पर हमारे पास ये एक्स बी आई आता है और यहाँ पर इनके एलिमेंटों की वैल्यू होती है। इन वैल्यूज में हम इनका डिवाइड करेंगे और जो सबसे ज़्यादा मिनिमम मान देगा उसी पंक्ति के संगत हमारा क्या निकलेगा? अपगामी सदस्य। ठीक है, तो हमने क्या कहा इसमें? ठीक है, तो उसी पंक्ति के संगत या उसी रो के करस्पॉन्ड, पंक्ति के संगत अपगामी सदस्य ज्ञात करते हैं। अपगामी सदस्य ज्ञात करते हैं। उसी पंक्ति के संगत कैसे सदस्य ज्ञात करते हो? अपगामी सदस्य ज्ञात करते हो।
हाँ जी, की एलिमेंट मुख्य अवयव। कौन सा एलिमेंट? की एलिमेंट। या फिर कौन सा अवयव? मुख्य अवयव। की एलिमेंट या फिर कौन सा अवयव? मुख्य अवयव। प्रवेशी और अपगामी का प्रतिच्छेदन जहां होगा वही मुख्य अवयव होगा। प्रवेशी व अपगामी का प्रतिच्छेदन जहां होगा प्रतिच्छेदन जहां होगा वही मुख्य अवयव होगा। वही कैसा अवयव होगा? यानी कि की एलिमेंट होगा। और फिर इसके बाद बनती है द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी, और ये प्रोसेसिंग चलती जाती है। फिर कौन सी टेबल बनती है? द्वितीय सिंप्लेक्स टेबल, जो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनती है। तो बीएससी में तो सब सीख के आए होंगे इनको। बीएससी में थी नहीं? बीएससी में तो प्रैक्टिकल में भी होगी। मतलब जो समझ नहीं आए वो सिलेबस से बाहर है। नाम सुना है, अब सीख जाओगे। जब बीएससी में ना सीख पाए, अब 1 घंटा में सीख जाओगे। टिप के हैं किसकी? कोई ना, वही तो समस्याएं होती है, फिर अब सीखना पड़ता है। देखो, एक ही टेबल से सब कुछ सीख जाओगे आप। और सिंप्लेक्स आना जरूरी है, क्योंकि द्वितीयता के लिए सिंप्लेक्स जरूरी है। ड्यूलिटी बनाकर भी उसे सिंप्लेक्स के द्वारा सॉल्व किया जाता है। और भविष्य में तुम कभी बीएससी पढ़ाते हो तो भी आना जरूरी है। लिख लिया सभी ने? इसके बाद दे देता होगा, वो बता देंगे, वो बता देंगे। लिख लिया? आवाज नहीं हुई? लिख लिया ना? अब लिखो तो लिख लेना क्वेश्चन को, नहीं तो बुक में दिया हुआ क्वेश्चन लिखोगे। ये लिख लिया ना सभी ने? देखिए, ये तो मैंने कल करा दिया था आपको, ये भी करा दिया था आपको, ये नहीं कराया। एक क्वेश्चन सीखोगे पूरा कंप्लीटली, ठीक है?
और इसी से पूरी विधि आपके समझ आएगी एक ही क्वेश्चन से। और कैसे प्रवेशी निकालते हैं, कैसे अपगामी निकालते हैं और कैसे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। देखिए भाई, और अभी तक मैंने आपको बता दिया कि 3 क्वेश्चन पुटअप किए जा चुके हैं थ्योरी से ही। पहला कि भाई उस विधि का नाम बताओ जो 2 या 2 से अधिक चरों के लिए व्यापक और क्रमिक विधि है, सिंपलेक्स। अब 2 चर तक के लिए तो हम ग्राफ बना सकते हैं, तो ग्राफिकल मेथड। 2 या 2 से अधिक के लिए हमारे पास जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है वो सिंपलेक्स विधि होती है, पहला। दूसरा पूछा था कि इसमें कितने कृत्रिम चरों की आवश्यकता पड़ेगी, आर्टिफिशियल वेरिएबल, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन, और एक कॉलेज लेक्चरर का था। तो उसका क्वेश्चन का कल हमने आपको आंसर बता दिया था, और ऐसे 3-4 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे। तीसरा पूछा गया था अभी मिनिमम में तो जड़ माइनस चीजें कैसा होना चाहिए, लेस देन। एक बार पूछा गया था, ऐसी टेबल बना के दे दी थी, ये वाली 2 बार ऐसे पूछा जा चुका है। ऐसी टेबल बना के दे दी थी और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके कई बार आ चुके हैं। अब देखिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपलेक्स विधि से क्या करना है आपको, इसे हल करना है। सिंपलेक्स विधि से हल करना है। अब सिंपलेक्स विधि से इसको हल करना है, तो सिंपलेक्स विधि से हल करने की सबसे बड़ी विशेषता सिंपलेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, सिंपलेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म। और सिंपलेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म की पहली विशेषता, समस्या हमेशा किस में होनी चाहिए, प्रॉब्लम जो है वो हमेशा किस में हो, बोलो मैक्सिमम में। या ऑलरेडी प्रॉब्लम किस में दे रखी है, मैक्सिमम में, ठीक है भाई। फिर इसे बोलते हो आवश्यकता सदिश के घटक, रिक्वायरमेंट वेक्टर के एलिमेंट होते हैं, ये सभी की सभी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अब ये ऑलरेडी क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव दे रखे हैं। अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, तो यहाँ से अब हमें क्या करना होगा, एक कॉमा है ना, इसमें क्या होगा कि x3, इसमें तो कौन सा जोड़ दिया, x3, और दूसरे में कौन सा जोड़ दिया, x4। x3 और x4 कैसे चर, न्यूनता पूरक चर, या फिर कौन से, स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल या फिर न्यूनता पूरक चर लेने पर सिंपलेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेक्स का मानक रूप होगा। तो देखिए ये तो मैक्सिमम जेड ही बनेगा, क्या बनेगा, मैक्सिमम जो ये बनेगा 5x1 प्लस के 3x2, 5x1 प्लस के 3x2। अब सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये आएगा 3x1 प्लस 5x2, इसमें कौन सा जोड़ा है, x3, और फिर अगला आएगा 5x1 प्लस 2x2, और इसमें कौन सा जोड़ा है, x4। अब x4 जोड़ा है तो x3 का गुणांक कितना है यहाँ पर, 0, और यहाँ पर हमने x3 जोड़ा है तो x4 का गुणांक कितना है, 0। अब इसमें 4 चर आ चुके हैं, x1, x2, x3 और x4। कौन कौन से चर जोड़े हैं, एक तो x3 जोड़ा है और एक x4। इनके संगत कॉस्ट कितनी आएगी फिर यहाँ पर, 0 0। भाई कोई कॉस्ट ही नहीं है, दे थोड़ी ना रखा है x3 और x4 के संगत कॉस्ट, तो इनके संगत कॉस्ट क्या आएगी, 0 0। अब ये आ जाती है, तो देखो प्रारंभिक आधारी मैट्रिक्स मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो सबसे पहले गुणांक मैट्रिक्स बनाते हो A। अबे गुणांक मैट्रिक्स देखो 3 5 5 2 1 0 0 1, 3 5 5 2 1 0 0 1। अब समीकरणों की संख्या कितनी है, 2। तो जो आधारी मैट्रिक्स मिलेगी वो 2/2 की मिलेगी। इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2/2 का होगा। तो देखो 2/2, हाँ जी, 1 0 0 1। I2 मिल रहा है 1 0 0 1, यहां तक मिल रहा है ना। अब देखो इसे बोलते हो, थोड़ा सा इधर हो गया इसका मान, देखो अल्फा 1 पहला कॉलम, अल्फा 2 दूसरा कॉलम, अल्फा 3 तीसरा कॉलम, अल्फा 4 चौथा कॉलम। जो आधारी मैट्रिक्स मिली है वो कौन कौन सी कॉलम के संगत मिली है, अल्फा 3 और अल्फा 4। आधारी मैट्रिक्स 2 चरों के संगत मिली है, अल्फा 3 और अल्फा 4। अल्फा 3 के संगत आएगा हमारे पास x3, और अल्फा 4 के संगत आएगा हमारे पास कौन सा, x4। ये बेसिक चर होंगे या बेसिक वेरिएबल होंगे, आधारी चर या फिर बेसिक वेरिएबल, ठीक है। जिनसे आधारी मैट्रिक्स मिलती है तो वहीं से हमारी प्रथम सिंप्लेक्स टेबल तैयार होती है, ठीक है भाई। अब प्रथम सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनेगी वो चीज़ देखिए।
यहाँ आता है CB, क्या आता है CB, यानी कि बेसिक कॉस्ट, यानी आधारी के संगत कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब आधारी के संगत कॉस्ट तो आएगी, और यहाँ पे आता है आधारी कॉलम वाले, और यहाँ पे आते हैं आधारी चर, क्या आते हैं, यहाँ तो आधारी आता है यानी कि बेसिक, यहाँ आते हैं बेसिक वेरिएबल, क्या आते हैं बोलो, बेसिक वेरिएबल, आधारी चर। हाजी, आधारी चर कौन कौन से मिले हैं बोलो, x3 और आधारी कौन कौन से मिले, अल्फा 3 और 2 ही मिले ना। तो यहाँ सबसे पहले क्या भरा, अल्फा 3, और यहाँ क्या भरा, अल्फा 4। इसके संगत चर की वैल्यू कितनी है, x3, और इसके संगत कौन सी है, x4। ठीक है, अब देखो ये होता है रिक्वायरमेंट वेक्टर v, रिक्वायरमेंट वेक्टर v, तो v का मान बोलो कितना है यहाँ पर, 15 और 10। तो यहाँ पर हमने भरा सबसे पहले कौन सा, एक तो 15 भर दिया और यहाँ 10। यहाँ पे आती है गुणांक मैट्रिक्स। अब देखो गुणांक मैट्रिक्स की बात करें तो देखो 3 5 1 0 5 2 0 1, तो सबसे पहले हमने इसमें गुणांक मैट्रिक्स भरी 3 5 1 0 5 2 0 1। ठीक है, ऊपर आता है CJ यानी कि कॉस्ट, ऊपर क्या आएगी, कंप्लीटली कॉस्ट, क्या आएगी ऊपर, कंप्लीटली कॉस्ट। अब कंप्लीटली कॉस्ट निकालो। हाँ जी, ये ऊपर कॉस्ट होती है, Z बराबर CX आता है ना, Z बराबर कितना आता है, CX, ये आता है ना, Z बराबर CX। अब ये कॉस्ट है, हाँ भाई पहली कॉस्ट कितनी है, दूसरी कॉस्ट कितनी है, तीसरी कॉस्ट कितनी है, और चौथी कॉस्ट कितनी है, तो कितनी आई, 5 3 0 0। तो देखो कितना भरा सबसे पहले आपने, 5 3 0 0 5 3 0 0। अब 5 3 0 0 बनने के बाद फिर मुझे बताओ x3 और x4 यानी अल्फा 3 और अल्फा 4 के संगत कॉस्ट बताओ कितनी है, यहाँ पर कितनी है भाई, अल्फा 3 पहला कॉलम, सॉरी तीसरा कॉलम, इसके संगत कॉस्ट कितनी है, और इसके संगत कॉस्ट बताओ कितनी है। तो यहाँ पर कॉस्ट बेसिस जो आएगी वो कितनी आएगी, 0 और 0, यानी बेसिस के संगत कॉस्ट यानी x3 के संगत या अल्फा 3 के संगत कॉस्ट, यानी अल्फा 3 के संगत कॉस्ट कितनी है, 0, और अल्फा 4 के संगत कॉस्ट कितनी है, 0। तो ये आ गई 0 और ये भी कितनी आ गई, 0 आ गई। पहले तो इस टेबल को भरना सीखे, तो सबसे पहले यहाँ से लिख लो थोड़ा सा, थोड़ा जल्दी करना है ना। हो गई तैयार पूरी, साइड से वो मेन पृष्ठ बनवाया, मेन पृष्ठ का नाम देंगे, बनवा दो मेन पृष्ठ, वो मैं चेक कर लेता हूँ। काउंट कर लेंगे टोटल, टेबल है देखिए सही है, सॉरी टेबल पे 67 पे सही है, ये ऐसे ही आया सकती है, -3 होगा और जर्ज -3 होगा, अब इसमें आ नहीं रहा ना, तो ये -2 होगा, अगर इसको इधर करते ना तो ये थोड़ा हो जाएगा, ये और छोटे करेंगे पूरे में दे देते, एक क्वेश्चन को इसमें का एक क्वेश्चन पूरे दे देते यहाँ तक,
आंसर लिखवा दियो, है ना, और उस टेबल को सही करवा दियो, और कोई क्वेश्चन रह रहा हो तो ग्रेड ये वाला इनिशियल बेसिक अल्फा 3 अल्फा 4 है, ये तीन दो ही तो कॉलम बने, अल्फा 3 और अल्फा 4 है। लिख लिया? माइनस एम से गुणा करना पड़ता, फिर कॉस्ट जीरो नहीं लिखनी पड़ती। जैसे x3 आर्टिफिशियल होता तो x3 में माइनस एम से गुणा करना पड़ता कॉस्ट में। लिख लिया ना सभी ने? सबसे पहले तो टेबल को भरना सीखो, फिर प्रवेशी और अपगामी को पहचानना सीखो। ये जे आई मत लिख लेना इसको, है ना, जेड जे माइनस सी जे। और घर जाके तुरंत ही रिपीट कर लेना, ठीक है, तुरंत ही रिपीट कर लेना एक बार इसको। क्वेश्चन के चांसेस बन रहे हैं इस बार दे देता पे आया था, इस पे नहीं आया, दोनों में, फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी। और इतना बड़ा करेंगे नहीं, वो उसी हिसाब से आएगा जो आपसे हो जाए। हाँ, 4 बार आ चुका है क्वेश्चन सिंप्लेक्स का। अब 4 बार कैसे कैसे आया वो आप देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कर सकते हैं। कॉलम है, ये तो कॉलम है ना, जी। या फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कह सकते हो, यानी इनको कॉलम ही तो बोलते हो। सक्रियता सदिश, एक्टिविटी वेक्टर, जो पहला कॉलम आएगा, पहला एक्टिविटी वेक्टर, दूसरा कॉलम आएगा सेकंड एक्टिविटी वेक्टर। पहले तो यहाँ तक लिख लो इसको, तो मैं उसके बाद आपको कौन सा प्रवेश करेगा, कौन सा निकलेगा, कौन सा की एलिमेंट होगा, वो सारे डाउट आपके क्लियर कर देते हैं अभी। हाँ, रिपीट कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, एक बार का खूब 2 बार करेंगे। अब देखिए भाई,
वैसे बीएससी करेंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल देंगे तो 10 नंबर का क्वेश्चन, और सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में देंगे या कॉलेज लेक्चरर में देंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन। वो तो करेंगे नहीं तो। और यूपीएससी को मेंस देवी के विचारों तो भी आपको 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। हाँ तो चलो वो जरूरी रहे। राइट हैंड थे हम, अब लेफ्ट हैंड बनना पड़ रहा है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई आते हैं, लिखने में प्रॉब्लम हो गई। झाड़ो क्या झाड़ो? देखो देखो भाई, देखिए अब सबसे बड़ी बात है जेड जे माइनस सी जे निकालना। सबसे पहले तो हमने क्या कहा, यहाँ बेसिक था या बेसिक वेरिएबल था या रिक्वायरमेंट वेक्टर था बी यानी कि जो समीकरण होते हैं और समीकरण में जो बराबर में लिखा होता है वो लिखे जाते हैं। तो कितना था 15 और 10। यहाँ पर समीकरणों के कोएफिशिएंट भरे जाते हैं 3 5 1 0 5 2 0 1, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो आधार मैट्रिक्स मिली थी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली थी 2x2 की 1 0 0 1, कौन कौन सा कॉलम था? तीसरा और चौथा। तो यहाँ से आएगा अल्फा 3 के संगत आएगा x3, और यहाँ आएगा अल्फा 4 के संगत आएगा x4। हाँ वो अभी कर देंगे। तो देखिए इसके संगत जो बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट है वो कितनी है बोलो? अल्फा 3 के संगत कॉस्ट कितनी है? 0, और अल्फा 4 यानी कि चौथे कॉलम के संगत कॉस्ट कितनी है? 0, ठीक है। तो यहाँ कॉस्ट कितनी भरी? 0 0, बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्ड कॉस्ट। अब भरने के बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम निकालेंगे जेड जे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? जेड जे, और जेड जे में से क्या घटाना है? सी जे, ठीक है भाई। सबसे पहले निकालेंगे जेड जे, और जेड जे में से क्या घटाना है आपको? सी जे घटाना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप निकालोगे क्या? जेड जे, ठीक है। अब देखो जेड जे निकालने के लिए मैंने क्या बताया है कि सी वी आई में जो कॉस्ट होती है ना बेसिस के करस्पॉन्ड, उसमें वाई आई जे से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, और उनका समेशन ले लेते हैं आई बराबर 1 to m। अब m यानी कि नंबर ऑफ रो, आई यानी कि पंक्तियों की संख्या, और जे यानी कि कॉलमों की संख्या, जे यानी कि स्तंभों की संख्या, और आई यानी कि पंक्तियों की संख्या। अब बताओ स्तंभों की पंक्ति कितनी है यहाँ? तो आई का मान कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से लगाकर 2 तक, ठीक है भाई। अब ये यहाँ से इसकी कॉस्ट, पहली कॉस्ट तो ये है, और इसके संगत ये कितना है? 3। तो 0 और 3 का होगा सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर ये दूसरा है 0, फिर 0 और 5 का होगा मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का करेंगे जोड़। क्या कर दिया? जोड़। अब ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होती है? जेड जे के, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किया इससे, और इसका मल्टीप्लाई किया इससे, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया? 0, और 0 में 0 को जोड़ा तो भी क्या आएगा? 0, यानी कि जेड जे का मान कितना आ गया? 0। अब इस जेड जे में से क्या घटाना है? सी जे, और सी जे का मान कितना है? 5। अब 0 - 5 बराबर कितना आ जाएगा? -5, ठीक है भाई। 0 - 5 बराबर कितना आ जाएगा? -5। अब इसके बाद अगले कॉलम पर जाएंगे। अब 0 का गुणा फिर से करेंगे किससे? 5 से। 0 का गुणा किससे करेंगे? 2 से। कितना आया? 0, और 0 में से कितना घटाएंगे? 3। जब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो? -3। तो 3 घटाओगे तो ये आएगा अब आपका कितना? -3। कितना आएगा? -3। अब अगले एलिमेंट पे आओ। अब अगला एलिमेंट फिर से कितना? 0। 0 का गुणा किससे करेंगे? 1 से 0, और 0 का गुणा करेंगे 0 से 0। अब 0 में से फिर 0 घटाएंगे तो क्या आ गया? 0। फिर 0 का गुणा करेंगे 0 से 0, फिर 0 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना आ गया? 0। फिर 0 में से क्या घटाएंगे? 0, तो कितना आ गया? 0। अब बताओ क्या जेड जे माइनस सी जे के सभी मान पॉजिटिव आए क्या? 2 मान कैसे आ गए? तो यहाँ जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है फॉर ऑल जे के लिए। प्रत्येक जे के लिए जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है। जब जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है तो इसके इसमें ये इष्टतम अलवी नहीं है, यानी मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा। और मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा तो हमें कौन सा सदिश पहचानना पड़ेगा? प्रवेशी सदिश। अब यहाँ देखिए
यहाँ दोनों में सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा है? जो सबसे ज्यादा कमजोर होगा वहीं से प्रवेश करेगा, जो सबसे ज्यादा कमजोर रास्ता मिलेगा वहीं से व्यक्ति क्या करेगा? प्रवेश करेगा। अब इन दोनों में नेगेटिव में सबसे ज्यादा कमजोर है -5, तो -5 तो ये कौन सा कॉलम है? पहला कॉलम है। कौन सा कॉलम है? पहला कॉलम। तो पहला कॉलम है तो पहले कॉलम के करस्पॉन्ड कौन सा प्रवेश कर गया? α1। कौन सा प्रवेश कर गया? α1। कौन सा कॉलम? पहला कॉलम। पहला कॉलम तो कौन प्रवेश कर गया? α1। कौन प्रवेश कर गया? α1। अब α1 तो प्रवेश कर गया। अब यहाँ पर पहले से दो एलिमेंट बैठे हुए हैं, कौन सा? α3 और α4। अब α3 और α4 में से दो कुर्सियों पर पहले से ही बैठे हुए हैं और α1 और प्रवेश कर गया। अब प्रवेश कर गया तो इन दोनों में से किसी एक को वो क्या चाहेगा? हटाना चाहेगा। अब कौन हटेगा? उसके लिए हम क्या निकालते हैं? थीटा। क्या निकालते हो? थीटा। थीटा बताया था। और थीटा क्या होता है? थीटा निकाला जाता है मिनिमम। क्या निकाला जाता है? मिनिमम। XBI। XBI का मतलब होगा बेसिक वेरिएबल, जो वैल्यू निकली है उसमें किसका डिवाइड करेंगे? बाई आई जे का। देखो XVI में आप डिवाइड करते हो किसका? YIJ का, यानी कॉलम के एलिमेंट है जो। और ये कब डिवाइड करेंगे? जब YIJ कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है। लेकिन जिसके संगत प्रवेश किया उसी का डिवाइड करेंगे। अब देखो प्रवेश किसके संगत किया? कौन सा कॉलम है? कौन सा कॉलम है? कौन सा कॉलम है? जे का मान कितना है? जे का मान कितना है? कौन सा कॉलम है? जे का मान कितना है? जे का मान कितना है यहाँ पर? 1। तो देखो XBI अपॉन बाई आई जे, तो जे के स्थान पे कितना लिख दिया? बाई आई 1। और बाई आई 1 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। बाई आई 1 यानी कि जे का मान है, और जे का मान 1 है यानी फर्स्ट कॉलम है, तो बाई आई 1 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव देखो, क्या 3 पॉजिटिव है? क्या है? क्या 5 पॉजिटिव है? क्या है? तो हम क्या करेंगे? 15 में 3 का भाग देंगे। किस में देंगे? 15 में। XBI का मान कितना है यहाँ पर? X3 का मान कितना है? 15। तो हमने किस में भाग दिया? बोलो 15 में भाग दिया। किसका? कितना आ गया? 5। और दूसरा हमने जो भाग दिया था, बोलो 10 में भाग देंगे। किसका? 5 का। तो 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? बोलो 2। कितना आएगा? 2। अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा? 5 के 2। तो जो मिनिमम होगा उसी के संगत निकलेगा। अब इसके संगत कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है? α4। कौन निकला? α4। अब ये कह रहा है कि भाई α1 प्रवेश करेगा। कौन प्रवेश करेगा? α1। कौन निकलेगा? α4। ये प्रवेश ये निकलेगा, ये प्रवेश ये निकलेगा। तो दोनों का क्रॉस पॉइंट कौन सा आया? 5। तो 5 को ही हम क्या, कौन सा एलिमेंट कहते हैं? की एलिमेंट कहते हैं। कौन सा एलिमेंट कहते हैं? की एलिमेंट। तो हमने क्या कहा? तो ये प्रवेशी और ये अपगामी, और दोनों का क्रॉस पॉइंट ही क्या, कौन सा एलिमेंट? की एलिमेंट। तो 5 जो है वो कौन सा एलिमेंट हो जाता है आपका? की एलिमेंट या फिर मुख्य अवयव हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बोलो, बोलो। अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर भाग जाएगा नहीं। भाग जाएगा नहीं मतलब α1 आता होगा जबरदस्ती, पर वो कुर्सी पर देखो ये हटा ही ना पा रहा हो, और हटा ही ना पा रहा हो तो बैठेगो कैसे? और बैठेगो ना तो अपरिवर्त हल। कैसा हल? अपरिवर्त हल, यानी कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये अभी हम क्या लिखाएंगे? कंडीशन से लिखाएंगे आपको। किसकी? ड्यूलिटी क्या? अभी तो दे देता, बनाना सिखाएंगे ना। हाँ, तो अभी तो सिंप्लेक्स से ये सीख लो अच्छे से। हैं? लिख लिया? पहले 2 क्वेश्चन आ जाए, 3 आ जाए, बट अब कंटिन्यूअस कितने आते हैं? 5 आते हैं। सिंप्लेक्स में मैक्सिमम में करते हैं। हाँ, ज़्यादातर मैक्सिमम नहीं, हमेशा मैक्सिमम में करते हैं। इवनिंग या मॉर्निंग बैच? ठीक है, मॉर्निंग आ जाएगी। अब इनको हो गए वैसे 15-20 दिन हो गए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
त्रिवेणी चौराहा NM क्लासेस और आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना, आपके क्लासरूम के अंदर आ, ठीक है? अजय देख लिया? 5 और 3 में से एक माइनस का होता, एक माइनस का होता तो दूसरे को ही जाएगा, फिर वही निकलेगा। अब देखो जैसे ये कह रहे हैं भाई, एक का क्वेश्चन था कि दोनों नेगेटिव होते और एक ने पूछा है कि एक नेगेटिव होता। अगर एक नेगेटिव होता, जैसे ये होता -3, और मैंने कहा है बाई आई जे हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो -3 होता तो इसका तो भाग हम दे ही नहीं सकते थे। अब भाग नहीं दे सकते तो केवल एक ही बचता 5, तो यही निकलेगा, यही निकलेगा। अगर ये दोनों ही नेगेटिव हो जाते तो दोनों में से किसी का भाग जा ही नहीं सकता, या दोनों 0 हो जाते तो दोनों में से किसी का भाग जा ही नहीं सकता, तो कोई सा निकलता ही नहीं, और निकलता नहीं तो अपरिबद्ध हल, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? अनबाउंडेड सॉल्यूशन। हाँ 0 क्या लिख रहा हो, देखो बराबर लग रहा होगा, बराबर लग रहा होगा। हमेशा कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ो। अगर 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो कभी भी भाग नहीं जाएगा। अगर 0 आ जाए या 0 से छोटा आ जाए तो कभी भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ α1 कैसा सदिश, प्रवेशी, और α4 कैसा अपगामी यानी डिपार्टिंग वेक्टर, और 5 कैसा एलिमेंट, मुख्य अवयव या फिर की एलिमेंट। ठीक है। अब चूंकि आप जानते हो आधार मैट्रिक्स जो आपने बनाई थी वो क्या बनाई थी, 1 0 0 1 ये बनाई थी। ठीक है, 1 0 0 1 बनाई थी। अब देखो इस वाली मैट्रिक्स में अब मुझे इसको 1 बनाना है। कितना बनाना है, 1 बनाना है, तो इसमें किसका भाग देंगे, 5 का। इसमें किसका भाग देंगे, 5 का। लेकिन आपको पता होना चाहिए यदि आप 1 बना लेते हो तो 1 के नीचे क्या आता है, 0, या 1 बना लेते हो तो 1 के ऊपर क्या आता है, 0। यदि आप इसको 1 बनाते हो तो इसमें किसका भाग देना पड़ेगा, 5 का, तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो उसको हम क्या बनाएंगे, 0। तो सबसे पहले जो की एलिमेंट आपने निकाला है 5, तो उसका उस पंक्ति में क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं, और भाग देने के बाद की एलिमेंट को सर्वप्रथम कितना बनाएंगे आप, 1 बनाएंगे। तो द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी में α4 का स्थान कौन लेगा, α4 का स्थान कौन लेगा, α1, यानी कि पहला कॉलम, और पहले कॉलम के संगत कॉस्ट कितनी है बताओ, तो यहाँ पर कॉस्ट 0 के स्थान पर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ पर कितना आएगा अब आपका α1, और α1 के संगत जो कॉस्ट है वो कितनी है, 5। तो अगली जो मैट्रिक्स बनेगी यहाँ α3 और यहाँ क्या हो जाएगा, α5। तो देखो अगली मैट्रिक्स क्या आएगी, यहाँ क्या हो गया, α1 के संगत x1, ये चेंज हुआ क्या, इसके संगत कॉस्ट चेंज होगी क्या भाई, α3 के संगत कॉस्ट कितनी है, 0। लेकिन अब α1 हो गया, α1 के संगत कॉस्ट कितनी है बताओ, 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो α1 के संगत जो कॉस्ट है वो कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। 5 होने के बाद अब की एलिमेंट को 1 बनाना है, तो किसका भाग देना पड़ेगा इसमें, 5 का। तो इस पूरी पंक्ति में 5 का 2 भाग, तो 10/5 2, ये 1, ये 2/5, ये 0 और ये 1/5। तो कितना हो गया, 2 1 2/5 0 और 1/5। ठीक है। अब यहाँ पे कितना बन चुका है, ऊपर कितना बनाना होता है, 0, यहाँ 1 बन चुका है। हमेशा जिस पंक्ति को 0 कर रहे हो, माइंड में एक चीज फिक्स कर लो, जिस पंक्ति को 0 कर रहे हो उस पंक्ति के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करे। ठीक है भाई, जिस पंक्ति को 0 कर रहे हैं उसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ना तो प्लस को गुणा करेंगे, ना माइनस को गुणा करेंगे, ना 2 से गुणा करेंगे, ना 3 से। फिर किसके साथ छेड़खानी करेंगे, की एलिमेंट वाली के साथ में। ठीक है। अब देखो यहाँ कितना बन चुका है, 1। पीछे वाली की बात जाए, इसके पास कितना है, यहाँ कितना बन चुका है, पीछे वाली के पास कितना है, 3। तो किस में गुणा करना पड़ेगा, किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 से। अब 3 का गुणा, अब हमें उसके साथ तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, प्लस माइनस गुणा मल्टीप्लाई जो भी करना होता है वो की एलिमेंट वाली रो के साथ करते हैं। तो 3 का गुणा कर दिया, और जिसको 0 कर रहे हो उसमें से घटा दो, जिसको 0 करते हैं हमेशा उसमें से घटा दो, क्योंकि उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, वो तो हमेशा प्लस के चिन्ह में ही रहेगा। अब किसको 0 कर रहे हैं, तो ऊपर वाली रो को, ऊपर वाली रो में यहाँ पर कितना है, 15, तो 15 में से घटाएंगे।
अब 15 में से क्या घटाएंगे, इसमें किसका गुणा किया है, 3 का, तो 6, 15 माइनस 6 कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, ऊपर कितना था वहां पर 3, और यहाँ पर किसका गुणा किया, 3 का, 3 माइनस 3 0। अब देखो ऊपर इससे एलिमेंट कौन सा है बोलो, 5, 5 है, 5 है, और यहाँ पर कितना है बोलो, 2/5। इसमें किसका गुणा किया है, 3 का किया है, तो कितना हो गया 6/5, और ऊपर कितना है 5, 5 में से 6/5 घटाओ, 25 माइनस 6 19/5। ठीक है, अब इसमें किसका गुणा किया बोलो, 3 का, तो कितना हो गया 0, और ऊपर कितना है, ऊपर कितना 1, 1 माइनस 0 1 ही बचेगा, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। अब इसमें किसका गुणा किया, 3 का, अब इसमें किसका गुणा किया है, 3 का, तो कितना हो गया बोलो 3/5। अब 3/5 किस में से घटाओगे बोलो, 0 में से, तो 0 माइनस का 3/5, तो कितना आएगा बोलो, माइनस का 3/5। अब ये आ गया। अब ये आने के बाद फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें, ZJ माइनस CJ। ठीक है भाई, ZJ माइनस CJ निकालना पड़ेगा। हाँ जी, कैसे निकलेगा, इसका गुणा और इसका गुणा 5 आएगा, और 5 माइनस 5 कितना आ गया, अब इसका गुणा 0, फिर इसका गुणा इससे, तो कितना आ गया 2, 2 माइनस 3 माइनस का 1, फिर से नेगेटिव आ गया, फिर इसका गुणा इससे कितना 0, फिर इसका गुणा इससे कितना 0, 0 माइनस 0 0, फिर इसका गुणा इससे 0, इसका गुणा इससे 1, 1 माइनस 0 बराबर 1। अब ZJ माइनस CJ के सभी मान कैसे आने चाहिए थे, पॉजिटिव। यहाँ पर बोलो कौन सा कॉलम है, सेकंड। यहाँ Z2 माइनस C2 कैसा है बोलो, माइनस का 1 है, ये कैसा है, लेस देन 0 है, तो इस केस में भी कैसा हल नहीं है बोलो, इष्टतम हल नहीं है, इष्टतम हल नहीं है। अब इष्टतम नहीं है तो प्रवेशी पहचानो, इष्टतम नहीं है तो कैसा पहचानना पड़ेगा, प्रवेशी। अब प्रवेशी कैसे निकलेगा, हाँ भाई कौन सा प्रवेशी है, कौन सा कॉलम, हाँ भाई कौन सा कॉलम है, दूसरा ही है ना। तो देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव यही है, तो कौन सा कॉलम, अल्फा 2। अल्फा 2 कैसा सदस्य है बोलो, प्रवेशी। अल्फा 2 कैसा हो गया, एंट्रिंग वेक्टर, प्रवेशी सदस्य। अब भैया प्रवेश तो करो, अब इन दोनों में तो निकलेगा कौन सा, वो हमें निकालना पड़ता है। ठीक है भाई, अब वो निकालने के लिए अब यहां से हमें फिर साइड कैलकुलेशन, थीटा बराबर मिनिमम XVI अपॉन YI J, J मीन्स कॉलम, कॉलम नंबर 2, तो YI2 हो जाएगा, और शर्त YI2 जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है भाई, इससे हमारे पास क्या निकलता है, अपगामी निकलता है। ठीक है, अब देखो 19/5 का 9 में भाग देंगे, सबसे पहले 9 में भाग देंगे किसका, 19/5 का, तो 45/19। ठीक है, फिर 2 में भाग देंगे किसका, 2/5 का, तो कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। 2 में 2/5 का देंगे भाग, तो कितना आ गया बोलो, 5 आ गया। अब देखो ये छोटा होगा, 5 छोटा होता है कि 45/19, 45/19, तो कौन सा निकला बोलो, कौन सा निकला, अल्फा 3 अपगामी है। अल्फा 3 कौन सा है बोलो, अपगामी है। अब अल्फा 3 निकल रहा है, कौन सा निकल रहा है, अल्फा 3, और कौन प्रवेश कर रहा है, अल्फा 2। अल्फा 2 प्रवेशी और अल्फा 3 अपगामी, तो की एलिमेंट, तो 19/5 आपका मुख्य अवयव हो जाता है। मुख्य अवयव अल्फा 2 प्रवेशी, अल्फा 3 अपगामी, और मुख्य अवयव कौन सा है बोलो, 19/5 है। यहां तक आप लिख लीजिए पहले, फिर इसके बाद नेक्स्ट बनाऊंगा। 1 टेबल बना चुके हैं भाई। देखो जितना संघर्ष आप टेबल के साथ कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी।
मेन चीज़ यही है, समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। आवाज़ नहीं करेंगे, अपना वर्क करेंगे, करिए जल्दी जल्दी। हाँ जी सर। मतलब ये अगर पॉजिटिव हो जाते तो फिर यही इस्तेमाल हो जाता, x3 का मान 9 और x1 का मान 2, यही आंसर हो जाता। कौन सा? ये पूरी पॉजिटिव है और ये -2 होता तो भी हल माना जाता, और फिर भी हल ही माना जाता, इनसे कोई मतलब नहीं, ये कैसे भी आए। हाँ तो ये कोई भी वैल्यू आ जा, और ये पॉजिटिव भी आएंगे हमेशा, नेगेटिव नहीं आ सकते। ये तो नेगेटिव हो सकते हैं, ये तो नेगेटिव हो सकते हैं। ये नेगेटिव हो जाए, भले पूरे नेगेटिव हो जाए और ये सब पॉजिटिव आ जाए तो इस्तेमाल होगा। हाँ दोबारा बता दें। जब ये तो मास्टर बनेंगे याद रहेंगे। जब भी तो मैंने कहा था क्लास शुरू होने से पहले घर जाते ही एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार सुबह जगते ही रिवाइज कर लेना 5 मिनट। एक ही बार में आएगा, अगर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आता है तो एक ही बार में आंसर आएगा। कभी कभी क्या 2 बार सारणी बना के दिए और 2 बार क्वेश्चन बिना सारणी बनाए दिए। हाँ इसको लिखो पहले तो। देखो इसमें पहले इसको लिख लो। एक चीज फिक्स कर लो माइंड में, जिस पंक्ति के एलिमेंट को 0 कर रहे हैं ना, उस पंक्ति के साथ कोई भी छिड़कानी नहीं करेंगे। की एलिमेंट वाली पंक्ति के साथ करना जो कुछ करना है। ऊपर वाला एलिमेंट देख लो कितना है, की एलिमेंट वाली पंक्ति में उसका ही गुणा कर दो, जिसको 0 कर रहे हो उसमें से घटा दो, जिसको 0 कर रहे हैं हमेशा उसमें से घटा दो, क्योंकि उसको तो हमेशा प्लस में लेना, उसके साथ कुछ नहीं करना है। जो कुछ करना है की एलिमेंट वाली के साथ, प्लस हो माइनस हो गुणा हो मल्टीप्लाई हो, जो भी कुछ करना है की एलिमेंट वाली रो के साथ करेंगे, और ऊपर वाली रो के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। 19/5 की एलिमेंट है, इसको वर्ग में बंद कर देना है ना। 19/5 की एलिमेंट है, इसको आप किस में बंद कर देंगे? वर्ग में या स्क्वायर में। तो निकलता ही नहीं है ना, फिर नेगेटिव आ जाएंगे ना, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे या 0 हो जाएंगे तो भाग ही नहीं जा सकता किसी संख्या, फिर भाग ही नहीं देंगे, क्योंकि शर्त ही ये है उसकी कि ये सब पॉजिटिव होने चाहिए। वो अभी रिजल्ट आएंगे आगे लिखाऊंगा वो तो। हाँ जी देखो, इसके बाद सुनो, आवाज नहीं। अब की एलिमेंट कितना है?
19/5 है, ठीक है। की एलिमेंट है आपका 19/5, तो इस पंक्ति में किसका भाग देंगे? 19/5 का। पहले 1 बनाएंगे। अब लेकिन यहाँ पर कौन सा है? अल्फा 3, और अल्फा 3 का स्थान किसने लिया है? अल्फा 2 ने, और अल्फा 2 के संगत कॉस्ट कितनी है? 3, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा 3 के स्थान पे आ जाएगा अल्फा 2, और अल्फा 2 की कॉस्ट कितनी है? 3। ये अपना यथावत रहेगा। अल्फा 1 के संगत कॉस्ट कितनी है? 5। ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। अब हमने किसका भाग दिया इसमें? सबसे पहले 19/5 का। जब 19/5 का देंगे तो कितना हो जाएगा? 45/19। ये कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 5/19, और ये हो जाएगा माइनस के 3/19। तो देखो पहली पंक्ति तो ये बन गई, 45/19, 0, 1, और ये 5/15 बनेगा 19। थर्ड एलिमेंट कितना है? 5/19 बनेगा, है ना। ये कितना होगा? 5/19। कोई समस्या? ये 5/19 और ये माइनस का 3/19। अब देखो यहाँ कितना बन चुका है, और यहाँ क्या बनाना होता है फिर? 0। अब यहाँ 1 बन चुका है, और पीछे वाली पंक्ति में देख लो कितना है यहाँ। तो जिसको 0 करते हैं उसके साथ तो कुछ करना ही नहीं है, तो की एलिमेंट वाले के साथ करो। यहाँ 2/5 है, तो इसमें किसका गुणा कर देंगे? बोलो किसका कर देंगे? 2/5 का, ठीक है भाई। 1 है ना, यहाँ कितना? 1। 0 करने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? 2/5 का। तो 2/5 का करो, 45/19 में 2/5 का करो, तो देखो कितना आएगा? 45/19 में 2/5 का, तो कितनी बार कटेगा? 9। 18/19। अब इसका मान आया 18/19। अब जिसको 0 करना होता है उसमें से घटाया जाता है। तो देखो दूसरी पंक्ति में कितना आया? 2। कितना है? 2। 2 में से कितना घटाएंगे? 18/19। तो 38 माइनस 18 20/19। तो अगला जो एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा? बोलो 20/19, ठीक है। अब इसमें किसका गुणा किया? 2/5 का। किस में कर रहे हो? 0 में। 0 में कर रहे हो। अब 0 ही आएगा ये। अब किस में से घटाना है इसको? 1 में से। 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये सीधा सीधा 0 होगा ही होगा। अब इसमें किसका गुणा किया? 2/5 का, तो कितना आया? 2/19। कितना आया है? 2/19। अब 2/19 किस में से घटाना है? बोलो 0 में से। तो 0 माइनस 2/19, तो कितना आएगा? माइनस के 2/19। अब इसमें किसका गुणा किया? 2/5 का, तो कितना आएगा? बोलो माइनस का 6/45। सॉरी, ठीक है, ये आ गया। अब पीछे चलो, पीछे क्या आया? 1/5। किस में से घटाना है इसको? 1/5 में से। जब 1/5 में से घटाओगे, किसको घटाना है? इसको। तो 1/5 में से इसको घटाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। भाई इसमें से माइनस को घटा रहे, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो कितना हो गया? 95 प्लस का 6/95। तो कितना हो गया? बोलो कट नहीं रहा क्या? 5/19 आना चाहिए कि गलती कर दी वो? अच्छा 1/5 है क्या? अब हो जाएगा। तो कितना आता है? बोलो 25 तो ये आएगा 25/95। तो कितना हो गया? बोलो 5/19। तो देखो कितना आ गया? 5/19, ठीक है, ये आ गया। अब जड़ माइनस सीजे निकालना है। अब इसका गुणा इससे करो 0, इसका गुणा इससे करो 0, सॉरी 5। 5 माइनस 5 बराबर 0। अब इसका गुणा इससे करेंगे 3, इसका इससे करेंगे 0, तो 3 माइनस 3 बराबर 0। अब इसका गुणा इससे करो तो कितना आएगा? 15/19। और इसका आएगा माइनस का 10/19। तो देखो कितना बचा? 15/19, 10/19, तो कितना? 5/19। और 5/19 माइनस 0 तो कितना आ गया? 5/19। अब इसका करेंगे किससे? इससे करेंगे तो माइनस के 9/19, और इसका करेंगे 25/19। 25/19 में से 9/19 घटेंगे तो 16/19, और इसमें से इसको घटाएंगे 0 को तो 16/19। तो यहाँ जड़ माइनस सीजे सभी कैसे आ गए? क्या आ गए? बोलो पॉजिटिव। तो इष्टतमल क्या होगा फिर? बोलो हाँ जी, x1 का मान कितना है? 20/19। और x2 का मान कितना है?
45/19 और इसको जेड के मान में रख दो, है ना, और मैक्सिमम जेड आ जाएगा आपका। मैक्सिमम जेड कितना था? 5x1 प्लस, तो x1 का मान कितना है? 20/19 और x2 का मान है 45/19। कितना आ गया बोलो टोटल? 235 यही इस्तेमाल हो जाएगा, यही मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसको लिख लो अगर लिखना जानते हैं तो। शोर कम से कम और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। नो देखो एक चीज, ये इसको जीरो वाला केस थोड़ा सा अच्छा होता है कि उसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, जिस पंक्ति के एलिमेंट को जीरो कर रहे हैं उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, कि एलिमेंट वाले के साथ सब कुछ कर सकते हो, और जिसको जीरो कर रहे हैं हमेशा उसमें से दूसरे को घटाएंगे, ठीक है, जिसको जीरो करेंगे उसमें से घटाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपके चिन्हों में गड़बड़ आ जाएगा या डिजिट अलग आ जाएंगे, फिर आंसर मैच अप नहीं होगा। इससे पहली वाली लिखी नहीं है वो, नौ 0/19/5 कैसे आया? यहाँ कितना बन चुका था? 1 बन गया ना, और इससे पिछली वाली में 1 के ऊपर कितना है? 3 है ना, तो ये 0 करना है तो जो 1 बन चुका उसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, और किस में से घटाना पड़ेगा? ऊपर वाले में से। एक की एलिमेंट वाली को गुणा करना पड़ता है। की एलिमेंट कितना है? 1। अब इसमें 3 का गुणा किया तो कितना बना है? 6। कितना बना? 6। किस में से घटाओगे? ऊपर वाली में से, जिसको 0 करना होता है। 15 - 6 9, 15 - 6 9, देखिए ऐसे बन, जब तक इस्तेमाल नहीं निकल जाता, या तो रुक जाएगी वो, निकल नहीं पाएगा, या फिर पॉजिटिव आ जाएगा। पर एग्जामिनर वहाँ भी देता था प्रैक्टिकल में तो 3 टेबल से ज़्यादा का क्वेश्चन कभी नहीं देता। अब सीखने के ऊपर होता है कैसे सीखा है।
पहले तो इसको लिखो जल्दी, लिख लिया ना? लिख लिया? देखो जैसे कि पेज ओपन करो, 35 नंबर का पेज है, संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 136 है ना। और एक क्वेश्चन है 138 स्पेशल एजुकेशन 2019 का, यानी 18 वाला पेपर था जो 19 में हुआ था। पेज नंबर 35, पेज नंबर कौन सा? 35। और पेज नंबर 35 पर 136 और एक है आपका 138, दो क्वेश्चन है और दोनों सेम है लेकिन पूछा अलग अलग है। दोनों में, दोनों सेम है लेकिन पूछा अलग अलग है। क्या सेम पूछा है? क्या सेम कहाँ पूछा? ऑप्शंस में। हाँ तो बदल दिए फिर ऑप्शंस। ठीक है, आवाज नहीं भाई, स्वयं करके देखो उसको। आपस में डिस्कस ना करें, स्वयं करें, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर आपको स्वयं को ही करना होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये और था, ये कौन सी ग्रेड का था? ये क्वेश्चन ये का और ये, और देखो देखो ये कौन सी ग्रेड का क्वेश्चन है, देखना एक बार। ये 116 क्वेश्चन नंबर 116 कॉलेज लेक्चर 2021, क्वेश्चन नंबर 116 कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है ये आपका, यही है ना?
कॉलेज लेक्चरर 2021 का। देखिए एक क्वेश्चन ये है, अब एक क्वेश्चन ये है, पहले तो हम इसको कराते हैं 136 को, फिर उनको कराते हैं। ठीक है भाई, 136 और 138 सेम है। ठीक है, अब 136वां जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, पहले तो उसे देखेंगे। एक मिनट रुको, सही, एक बार जब क्वेश्चन चल रहा है पहले उसको होने दो, फिर उसके बाद दूसरा पूछो। देखो भाई, सी बी वी एक्स बी, आवाज नहीं करेंगे भाई, वी और सी जे। अब दो क्वेश्चन है ये। अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, टोटल 4 क्वेश्चन आए सॉल्यूशन के लिए, 2 एक बार और 2 एक बार। अब देखो 136 और 138 सेम टेबल बना के दी है। ठीक है, और 2 बार जो क्वेश्चन आया है वहाँ टेबल बना के नहीं दी, क्वेश्चन बना के दे दिया है, एक बार मिनिमम के लिए और एक बार मैक्सिमम के लिए। ठीक है भाई, तो वहाँ बस कंफ्यूज करने के लिए, और डिजिट भी चेंज नहीं है, क्वेश्चन सेम है सभी जगह, है ना। ये हमारे पास है सी बी बी एक्स बी वी, और यहाँ से हमारे पास जो मान दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपके लिए -1 3 -2 0 0 0। अगर आपसे टेबल आती है तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये सी बी बी एक्स भी दे रखा है, और यहाँ से y1 y2 y1 y2 y3 y4 और y5 और y6। ठीक है भाई, यहाँ से दे रखा है 0 0 0 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 4 5 6, और यहाँ से x4 x5 x6, x4 है x5 है और x6 है, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, 7 है, ये 12 है, और ये आपका कितना दे रखा है 10। ठीक है, 3 -1 3 -1 3, तो इस 3 -1 3 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 मिली आधार मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -2 4 0 3 8 0 कर रहे हैं 3 और 8 जो भी दे रखा है वो देख लेंगे। अब देखो एग्जामिनर ने आपको काम भी आसान करके दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। 1 -3, अब एग्जामिनर को पता है कि अगर बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो यहीं से पहचान के बता देगा, अगर पढ़ के आया होगा तो, और इंटेलिजेंट नहीं होगा तो अगर यहाँ से नहीं बता पाया तो टेबल तो कहाँ से बना पाएगा। ठीक है, ये एक्स बी आई अपॉन वाई आई जे आता है। थीटा का मान कितना आता है बोलो, मिनिमम। अब मिनिमम शब्द नहीं लगाया एग्जामिनर ने, यहाँ दे दिया एक्स वी आई अपॉन वाई आई जे, और ये जो वाई आई जे जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना, और वाई आई जे जो है वो कैसा होता है आपका पॉजिटिव। वाई आई जे जो है वो कैसा होता है आपका पॉजिटिव। अब जे यानी कि आपको खुद को पहचानना है कौन सा कॉलम है। ठीक है, और कॉलम के लिए एग्जामिनर ने ऑलरेडी डिवाइड करके भी दे दिया, पहले में कोई डिवाइड नहीं जा रहा है, और दूसरा दिया 3 और अगला दिया 10/3। अब सब कुछ दे रखा है। ठीक है, सत्य कथन है, पहले में पूछा है ऑप्शन में सत्य कथन है, और 138 में पूछा है गलत कथन है। देखो 138 में क्या पूछा है, गलत कथन है, और इसमें पूछा है सत्य कथन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कौन सा, 136 136 है ना, तो इसमें भी असत्य कथन ही होगा फिर ये। ठीक है,
अब देखो इसमें सबसे पहले आवाज नहीं, जेड जे माइनस सी जे का नेगेटिव मान देखिए, जेड जे माइनस सी जे का नेगेटिव मान, तो अल्फा टू कैसा, प्रवेशी। अब प्रवेशी, अब बाई आई जे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसका भाग इसमें नहीं जा सकता क्योंकि नेगेटिव है, तो ये स्पेस पहले से ही एग्जामिनर ने क्या छोड़ रखा है, खाली, इसमें भाग नहीं जाएगा। अब देखो 12 में भाग जाएगा 4 का, तो 12/4 कितना आएगा, 3, यही तो आएगा। ये कितना आता है, 12 में किसका भाग गया है, 4 का, 3 आ गया। फिर यहाँ से 10 में जाएगा किसका भाग, 3 का, तो यहाँ से ये तो 3 आ रहा है और ये 3.3 कुछ आएगा, तो यहाँ से ये छोटा है कि ये छोटा है, तो ये छोटा है, तो यानी कि ये कौन सा कॉलम है, अल्फा 5, तो अल्फा 5 कैसा हो गया, अपगामी। पता चल गया, प्रवेशी नेगेटिव से पता किया और अपगामी थीटा से पता किया। नेगेटिव का कभी डिवाइड जाएगा नहीं। अब चूंकि ये आपका ये तो जाएगा ही नहीं, अब ये आपका क्या कर रहा है, प्रवेश, और ये निकल रहा है, प्रवेशी और निकलने वाला यहाँ पर काटेंगे, वो कैसा एलिमेंट हो जाएगा, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट कितना है, 4 है, की एलिमेंट 4 है। अल्फा 2 कैसा है, प्रवेशी है, अल्फा 5 कैसा है, अपगामी है। अब देखिए स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं 136 को, ठीक है। 136 में पूछ रहा है मुख्य अवयव 8 है, तो पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत, पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत। दूसरा कह रहा है x4 x5 और x6 के संगत सदिश एक तत्समक आव्यूह बनाते हैं, x4 x5 और x6 यानी अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 के संगत, देखो तत्समक आव्यूह बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। दूसरा सत्य है, अपगामी सदिश अल्फा 5 है, सही बात है, और प्रवेशी सदिश अल्फा 2 है, सही बात है। तो 3 तो सही है और पहला गलत है, तो इसमें असत्य शब्द लगा लो, असत्य। असत्य शब्द लगा लो, ठीक है। कोई समस्या। अब 136 पहला ये सत्य हो गया, क्वेश्चन में कुछ था क्या, प्रवेशी अपगामी तत्समक आव्यूह की एलिमेंट। अब भाई 136 हो गया, तो क्या 138 करने में कोई समस्या है क्या। अल्फा 2 प्रवेशी है, मुख्य अवयव 8 है, ये भी असत्य है, अपगामी अल्फा 5 है, संगत चर x4 x5 x6 एक तत्समक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, थर्ड, और वहां पर कौन सा था, फर्स्ट था। बस एग्जामिनर ने ऑप्शन ही तो बदले हैं, तो इसको रिपीट करें, ये तो हो गया ना। 136 और 138 दोनों कैसे थे, आसान थे। 136 और 138 दोनों कैसे थे, आसान थे। कौन सा, हाँ दोनों सेम है। हाँ भाई, देखो एग्जामिनर ने एक ही क्वेश्चन पकड़ रखा है, 2 में टेबल बना के दे दिए, इसमें टेबल बना के नहीं दिए। देखो वही है, 7 12 10 10/3 बनता है, लगभग वही है क्वेश्चन, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी में मुख्य अवयव है। अब सुनो, 1 मिनट सुना करो भाई। इसमें हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में मैंने जब एक बार एग्जाम पेपर में बदला, तो मैंने इसको मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर दिया, और मैक्सिमम करते ही इसका की एलिमेंट बदल जाता है। और बच्चे ने रट रखा जैसे कि 4, तो वहां पर फिर क्या नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। अब मिनिमम के लिए तो अभी पीछे वाला क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, ठीक है। जब भी अब आप क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कि हम टेबल बनाने लग जाएंगे, हमें टेबल नहीं बनानी है वहां पर, और क्वेश्चन को वहीं की वहीं करना होता है, और की एलिमेंट पहचानना होता है। टेबल तो केवल आपके माइंड में छपी होनी चाहिए, टेबल तो किस में छपी होगी, केवल और केवल आपके माइंड में। अब कैसे छपेगी वो देख लो। देखो इससे पिछले वाले जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे अभी आपको, इससे पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं,
जैसे ये किया है, ठीक है भाई। एक माइंड में फिक्स करो, जब भी शुरुआत में आप आधारी मैट्रिक्स निकालते हो, बेसिक मैट्रिक्स, तो उसके संगत कॉस्ट कितनी आती है? 0 0 0, और इनका गुणा इनसे करते हो ना तो सब कुछ क्या हो जाता है? 0, और 0 में से संख्या को घटाते हो तो उसका विपरीत चिन्ह नीचे आता है। उसका विपरीत चिन्ह क्या आता है? नीचे। तो हम इस पूरी टेबल को ना बनाकर ये एलिमेंट लिख लेते हैं, और एलिमेंट लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि जो ऊपर कॉस्ट है उसका उल्टा ले लेते हैं। ऊपर जो कॉस्ट होती है उसका क्या ले लेते हैं? उल्टा। और उल्टा लेने के बाद देख लेते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, वही कॉलम क्या हो जाएगा? प्रवेशी हो जाएगा। जो ऊपर जो रो होगी उसका जस्ट हम पहली रो के लिए क्या ले लेते हैं? उल्टा ले लेते हैं बस। और वो बस 3 समीकरण लिख देते हैं, वहीं से प्रवेशी पहचान लेंगे और वहीं से हम क्या पहचानेंगे? अपगामी। अब देखो कैसे पहचानना होता है। अब देखो पिछले वाला क्वेश्चन है, समस्या किसमें? समस्या किसमें? मिनिमम में। और सिंप्लेक्स विधि से जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो सबसे पहले उसे किस में परिवर्तित करते हैं? मैक्सिमम। अब इस सभी की सभी आवश्यकता सदिश के घटक पहले से क्या दे रखे हैं? धनात्मक। अब इनके साथ तो कुछ करना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको मैक्सिमम में परिवर्तित करेंगे, और मैक्सिमम में परिवर्तित करने के लिए मैक्सिमम जेड स्टार लिख देंगे और -1 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना होगा? माइनस का जेड। इतना सा काम करना होगा, केवल माइनस लगाना होगा आगे, ठीक है। तो कितना होगा फिर बोलो? ये आवाज नहीं है। देखो ये हो जाएगा माइनस का x1 प्लस का 3x2 माइनस का 2x3, ठीक है। अब इतना सा काम करना था आपको। अब देखिए, अब इतना सा काम करना था तो हम केवल इतना सा काम और कर देते हैं कि यहाँ जेड माइनस सी जे आएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम में कन्वर्ट कर ली, अब इसका उल्टा चिन्ह तो आएगा भाई, वो तो सब 0 हो जाते हैं और ये वाले एलिमेंट घटेंगे कॉस्ट वाले। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये हो जाएगा प्लस का 2। इतना सा काम किया। इतना सा काम करने के बाद सबसे ज्यादा नेगेटिव अल्फा 2 कैसा है? मतलब दूसरे कॉलम में ही की एलिमेंट मिलेगा। कौन से कॉलम में मिलेगा? दूसरे एलिमेंट। अब दूसरा कॉलम ही लिखना है हमें, सारे कॉलम ना लिखकर कौन सा कॉलम लिखेंगे? दूसरा। और यहाँ पर क्या आता है आपका? v। क्या आता है बोलो? v, ठीक है। अब b आता है तो b के लिए बोलो कितना है? 7 है, 12 है और 10 है। पूरी टेबल ना बनाकर केवल v लिखा, और यहाँ से हमें जो जो आवश्यकता है वो लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इसमें तो ये कॉलम बोलो, ये पहला कॉलम था। दूसरा कॉलम है -1, -1, 4 और 3, 4 और 3। और यहाँ पर क्या निकलता है? थीटा। थीटा निकालने के लिए कभी भी नेगेटिव का डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो ये तो स्पेस खाली छोड़ देंगे। 12 में किसका भाग देंगे? 4 का। 12/4 3, और 10 में 3 का भाग देंगे तो 10/3। दोनों में कम कौन सा है? 3। तो ये प्रवेश कर रहा है, ये निकल रहा है। सीधा आंसर कितना हो गया? 4। पूरी टेबल ना बनाकर हम शॉर्ट में टेबल बना के आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हमारे पास आंसर है। जो ऊपर लिखा हुआ है मिनिमम में है तो क्या बदलेंगे इसको? सबसे पहले मैक्सिमम में, और मैक्सिमम में बदल के इसके आगे क्या ले लेंगे? इनका विपरीत चिन्ह नीचे ले लेते हैं और वही कॉलम लिखेंगे और बी लिख लेंगे। हमें बी की आवश्यकता पड़ती है और उसी कॉलम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसी में से निकलेगा कोई ना कोई। नेगेटिव का कभी डिवाइड जाता नहीं, पॉजिटिव का डिवाइड कर देंगे और यहाँ से सबसे छोटा एलिमेंट पहचान लेते हैं, और सबसे छोटा एलिमेंट पहचान लेते हैं तो वही निकलेगा। इसके संगत निकलेगा और इसके संगत प्रवेश करेगा, इसके संगत प्रवेश करेगा, इसके संगत निकलेगा। तो क्रॉस पॉइंट कौन सा आया? 4। तो 4 ही की एलिमेंट हो जाता है। अजी की एलिमेंट वाला अपगामी? पहले तो हमें नहीं, की एलिमेंट अपगामी नहीं होता, ये प्रवेशी होता। अपगामी तो इसके संगत आएगा जो भी होगा, हाँ उसके संगत अपगामी होगा, निकलेगा इधर की साइड निकलेगा ये वाला, और ये प्रवेश करेगा, ये निकलता है ना। सेकंड में फिर प्रथम बना के देगा, सेकंड में प्रथम बना के देगा, तो फिर हम केवल जेड माइनस सी जे निकाल लेंगे, जिसमें नेगेटिव आ रहा होगा उसी की संगत निकाल देंगे। बस एक ही कॉलम पे वर्क करना है हमें, तो केवल जेड माइनस सी जे निकालना और फिर उसी कॉलम पे वर्क करना और किसी पे वर्क नहीं करना। हाँ मिनिमम वाला लिखाया था मैंने, जो कौन सा
आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। कौन सा पेज? देखो 7 है ना। देखो अगर समस्या मिनिमम में है तो जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल 0 होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को मैक्सिमम में सॉल्व ना करके मिनिमम में ही सॉल्व करते तो मिनिमम के लिए देखो मैक्सिमम में सॉल्व करते तो सभी कैसे आने चाहिए? पॉजिटिव। अगर एक भी नेगेटिव आ जाता है तो वही प्रिवेसी। अगर इस क्वेश्चन को आपको किस में सॉल्व करना होता? मिनिमम में ही। किस में सॉल्व करना होता? मिनिमम में। अब मिनिमम में करते इसी में रहने देते तो यहाँ कितना आता बोलो? माइनस का 1। यहाँ कितना हो जाता? प्लस का 3। और यहाँ कितना हो जाता? माइनस का 2। अगर मिनिमम में सॉल्व करते तो सभी जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो ये प्रिवेसी कर जाता है, ये प्रिवेसी। अब लेकिन दो विधियों में कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, इस कारण हम एक ही विधि से करा देते हैं कि इसको भी मैक्सिमम में कन्वर्ट करके ही कर लो। भाई अगर मिनिमम में ही करते इस क्वेश्चन को, अगर मिनिमम में ही करते या अगर मैक्सिमम में करते हो तो जेड जे माइनस सी जे सभी पॉजिटिव आने चाहिए। अगर मिनिमम में ही करते तो जेड जे माइनस सी जे सभी नेगेटिव आने चाहिए, लेकिन एक कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो उसके संगत प्रिवेसी होगा। जब भी तो दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे तो वो रिजल्ट इसी वजह से तो मैंने लिखाया था, अगर समस्या मिनिमम में है तो जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, सभी मान इष्टमल के लिए। लिख लिया? अभी यही क्वेश्चन है, बस कर रहा हूं इसको करा के। अजय यही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, क्वेश्चन के थोड़े से बोल बदलेंगे हम, उसके आधार पर आपके भी बोल बदलेंगे। वो कौन से होंगे वो देखने हैं आपके ना। अब ये क्वेश्चन है, अभी कॉलेज लेक्चर हटा देते हैं और एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसके बाद। रीट हाँ जी, देखो इधर से अभी मिनिमम की जगह मैंने कर दिया क्या? मैक्सिमम। अब वो तो लिख लिया होगा सभी ने। अब मिनिमम की जगह मैंने कर दिया मैक्सिमम। अब इसका आंसर बताना आपको कितना होगा। ठीक है, मिनिमम की जगह क्या कर दिया आपने? मैक्सिमम। अब मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर दिया तो सीधे ही अब आप क्या निकालोगे? जेड जे माइनस सी जे। ठीक है, यहां था आपका बी 7, 12 और 10। देखो एक तो खजू ने आवाज कम करे करो। अब इसका नेगेटिव ले लो, -1, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2। सबसे ज्यादा नेगेटिव माइनस। तो प्रिवेसी अल्फा 3। अब अल्फा 3 के संगत कॉलम लिख दो। x3 का गुणांक कितना है यहाँ पर? 2। x3 का गुणांक कितना है यहाँ पर? 0। और यहाँ पर x3 का गुणांक कितना है? 8। यहाँ निकलता है कितना? थीटा। अब साथ में किसका भाग जाएगा? 2 का। ये 0 तो 0 का भाग कभी जाता नहीं, नेगेटिव का और 0 का है ना। और फिर ये 10 है तो कितना आएगा? 10/8। कितना आएगा? 10/8। इन तीनों में मिनिमम कितना है? 10/8। तो ये हमारे पास कैसा होगा? अपगामी। अपगामी होगा। ये प्रवेशी है और ये अपगामी है, तो दोनों का क्रॉस पॉइंट कितना हुआ? 8। तो 8 की एलिमेंट हो जाएगा। अगर मैक्सिमम में देता तो इसका की एलिमेंट कितना हो जाता? 8। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन अभी पूछा था कि भाई प्रथम सिंप्लेक्स सारणी दे दे और द्वितीय में पूछे। एग्जामिनर प्रथम में दे दे और किस में पूछे? द्वितीय में पूछे। लिख लो इसको। शेष कल करा दे, फिर इसको शेष कल करा देते हैं। इसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के चैप्टर। अब रेस्ट कर लो, आप परेशान है गए। क्या हुआ?